प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में आपको बताया कि इंजरी के कारण क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंजरी को बढ़ावा देती हैं और उसको कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते। दूसरे लेक्चर में हमने इंजरी के रिस्क फैक्टर के बारे में बताया आपको कि वो कौन कौन से रिस्क हैं इंजरी के। हर स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई न कोई रिस्क हर स्पोर्ट्स में होता है। कुछ ऐसे इंजरी के रिस्क हैं जो समटाइम्स दे आर फैटल, वो ज़्यादा असामयिक होते हैं और दुखदाई होते हैं, जो है जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो है स्पाइन की इंजरी हो जाए या ब्रेन की इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो ये इस तरह की इंजरीज जो है काफ़ी सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। और ऐसी सीरियस इंजरी में जो है कभी कभी मतलब खिलाड़ी काफ़ी सीरियस कंडीशन में चला जाता है। वो तरह तरह के रिस्क हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही कम होता है जो काफ़ी सीरियस इंजरी होती है। और काफ़ी सीरियस इंजरी जो है स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग और फुटबॉल, जहाँ पे हेड का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आता है हेड के ऊपर, तो उसके कारण जो है काफ़ी सीरियस, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो है देयर इज ए रिपीटेटिव ट्रॉमा, जिसको हम कंकशन बोलते हैं। सो समटाइम्स देयर इज ए डैमेज टू द ब्रेन, और वो ज़्यादा मतलब कि जो है सीरियस हो जाता है। टुडे इज द थर्ड लेक्चर, हम उसी प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ कम टू द introduction. Sports injuries occur during exercise or while participating in a sports. आप सबको पता है कि जब हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो उसके दौरान ही चोट लगने की संभावना बनी होती है, एंड एथलीट्स आर पर्टिकुलरली एट रिस्क फॉर दिस टाइप ऑफ इंजरी, और खिलाड़ी ही इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जो काफी कॉमन इंजरीज होती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान, उसमें स्प्रेन्स हैं, स्ट्रेन है, नी की इंजरी है, टेंडन की इंजरी है, डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर है, एंड रोटेटर कफ की इंजरी होती है। ये इंजरीज स्पोर्ट्स में काफी कॉमन इंजरीज होती हैं। और आप सबको पता है स्प्रेन्स नॉर्मली एंड जनरली ये ज्वाइंट में लिगामेंट की इंजरी होती है, और आप सबको पता है कि लिगामेंट्स जो हैं वो ज्वाइंट को स्टेबलाइज करते हैं, दे आर द गेट कीपर ऑफ द ज्वाइंट, सो कॉल्ड यू कैन से। देन स्ट्रेन्स, मसल का स्ट्रेन होता है, टेंडन का स्ट्रेन होता है। तो नी इंजरीज वेरी कॉमन, इसमें भी लिगामेंट्स की इंजरीज होती हैं और टेंडन की इंजरीज होती हैं। और टेंडन की इंजरीज बेसिकली आप सबको पता है, बिकॉज यू ऑल आर स्पोर्ट्स पर्सन, टेंडन इंजरीज आर बिकॉज ऑफ ओवर यूज। ओवर यूज के कारण टेंडन की इंजरी ज्यादा होती हैं, या कभी कभी कोई वायलेंट मूवमेंट हो गया या कोई किसी तरह की जो है फॉल्टी टेक्निक्स हो गई। सो समटाइम्स द इंजरीज आर serious. In sports like weightlifting, sometimes if deep squat and like that, यदि उस तरह से जो है यदि वेट लिफ्टिंग के दौरान जो है कभी कभी जो है एचएलिस टेंडन की इंजरी काफी सीरियस हो जाती है, और समटाइम्स दैट नीड्स सर्जिकल प्रोसीजर आल्सो। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द टेक्निक एंड अबाउट द वे वी कैन मैनेज और इंजरी कम से कम होने की मतलब की चांस रहें। और डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, रोटेटर कफ की इंजरीज, ये भी इंजरीज हैं जो कि स्पोर्ट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में, चाहे वो अपना जूडो हुआ या रेसलिंग हुआ, इसमें जो डिसलोकेशंस, स्पेशली जूडो प्लेयर्स में डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन एंड एल्बो डिसलोकेशन बहुत कॉमन होता है। और इसको समटाइम्स एथलीट, यदि एंटीरियर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन, और
कभी कभी कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जिनके जो है इतने ज़्यादा कई बार डिसलोकेट होने के बाद वो जो है फिर दे आर आउट ऑफ द स्पोर्ट्स। एंड सारी इंजरीज जो भी स्पोर्ट्स में इंजरीज होती हैं, जो वट एवर द इंजरीज टेक प्लेस इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सो सबका एक फर्स्ट एड है जिसको हम, आप सबको पता है, इसके पहले भी हमने आपको बताया था, राइसर, रेस्ट आइज कंप्रेशन एलिवेशन एंड रेफर द केस टू द एक्सपर्ट। सो कोई भी इंजरीज है, किसी तरह की भी इंजरीज है, इंजरी वाला टॉपिक हम इसके बाद आगे जो है कवर करेंगे, लेकिन कोई भी इंजरीज है एज ए यू आर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, यदि whenever wherever there is a injury, जब भी जहां कहीं भी चोट लगती है खिलाड़ी को, you blindly go for ice or cold, keeping in view that there should not be any skin cut। लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे बॉक्सिंग में है, अपर कट होता है, तो वहां पे हम जो है आइस को एक पॉलीपैक में कवर करके अप्लाई करते हैं। सो ब्लाइंडली गो फार का मतलब है कि हमने सोचना नहीं है कि करना क्या है, हमने जो है वहां पे आइस या कोल्ड अप्लाई करना है, और ये ध्यान रखना है कि वहां पे स्किन कट नहीं हो। दूसरी बात ये है कि जैसे स्पोर्ट्स मैंने अभी बात की थी कि बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे कट होता है, स्किन इंजरी होती है, तो भी हम आइस लगाते हैं, लेकिन भी हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए और आइस को हमें जो है पॉलीपैक में कवर करके ही अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि देयर में भी अनदर प्रॉब्लम, देयर में भी ए चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ओवर देयर। सो एक प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय यदि हम एक दूसरी प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं तो वो ठीक नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। सो नाउ कम टू द इंजरी प्रिवेंशन शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इंजरी कम से कम हो, बिकॉज इट इज नॉट ओनली हेल्प टू अचीव योर ट्रेनिंग गोल। इसमें खिलाड़ी ने जो अपना ट्रेनिंग का गोल जो अचीव करने के लिए जो टारगेट बनाया होता है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको कम से कम इंजरी हो, बट आल्सो कीप इंजरी कम से कम हो, और वो कैसे इंजरी को कम कर सकता है, बट आल्सो कीप्स यू हेल्दी एंड सेफ। और इंजरी को यदि हम प्रिवेंट करते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी और सेफ रहेंगे। और इफ दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड आर इग्नोर्ड, यदि हम अपनी छोटी सी छोटी चोट को यदि हम इग्नोर करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो यही चीज काफी सीरियस हो जाती है आगे चल के, जो कि हमारे लिए खिलाड़ी के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है जो है। सो हमें छोटी से छोटी इंजरी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि इंजरी का हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे कि कोई इंजरी का आगे सीरियस ना हो जाए। सो प्रिवेंशन क्यों महत्वपूर्ण है? जो प्रिवेंशन है दैट हेल्प्स टू रिड्यूस पोटेंशियल स्पोर्ट्स इंजरी। प्रिवेंशन जो है वो कम से कम जो इंजरी है उसकी क्षमता को कम करता है, टू रिड्यूस पोटेंशियल स्पोर्ट्स इंजरी एंड प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। और ये इसलिए भी फायदेमंद है कि एक तो एथलीट हेल्दियर होता है, दूसरी बात ये है कि एथलीट का लॉन्गर ड्यूरेशन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स होता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन पार्टिसिपेशन के साथ साथ एथलीट की परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ती है। एंड दिस रिड्यूस मेडिकल कास्ट। यदि खिलाड़ी को कम से कम चोट होगी, खिलाड़ी को सीरियस चोट नहीं होगी, तो खिलाड़ी जो है अपने इलाज पे कम से कम खर्च करेगा और उसका मेडिकल कास्ट कम होगा। सो यदि खिलाड़ी को कम से कम चोट होगी, यदि हम कम से कम इंजरी के लिए हम जो है जो प्रिवेंटिव मेथड यूज करेंगे, तो खिलाड़ी हेल्दी होगा, खिलाड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन पार्टिसिपेट करेगा स्पोर्ट्स में, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, और उसके ट्रीटमेंट पे जो भी मेडिकल कॉस्ट होता है वो मेडिकल कॉस्ट कम से कम होगा, एंड ही फील स्ट्रांग एंड वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होता है, एंड ही एंड शी इज एबल टू compete इन कंपटीशन। वो अपने आगे फ्यूचर कंपटीशन के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, कम से कम उसके
ऊपर ट्रीटमेंट में खर्चा आएगा और खिलाड़ी जो है हेल्दी और सेफ रहता है। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्समैन परफॉर्मेंस एज वेल एज इन सक्सेस ऑफ द स्पोर्ट्स। Now come to the primary prevention. Primary prevention involves the avoidance of injury. जो सबसे पहली चीज है, हेलो स्लाइड चेंज नहीं हो रही सर। सर हो रही सर, स्लाइड चेंज हो रही भाई, देखो ध्यान से। सर हो रही है जी। प्रिवेंशन सबसे पहली चीज क्या है? इन्वॉल्व द अवॉइडेंस ऑफ इंजरी। यदि हम अपनी इंजरी को न होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल एथलीट और एज ए टीम? यदि मान लीजिए हमें कोई भी चोट नहीं है, चाहे वो एंकल की इंजरी हो चाहे किसी तरह की इंजरी हो, यदि हम उसको प्रॉपर जो है उसको सपोर्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप और ब्रेस, सो यदि हम सारी टीम इस तरह का एफर्ट करती है तो देयर विल बी ए लेस चांस ऑफ injury. Means involves the avoidance of injury, ankle brace being worn as a team even though without history of previous ankle injury. If primary prevention activities were effective, there would be a lesser chance of injury. मतलब ये जो हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं और ये प्राइमरी प्रिवेंशन इफेक्टिव रहता है या ये इफेक्टिव होगा तो खिलाड़ी को कम से कम इंजरी के चांस होंगे, चाहे वो खिलाड़ी को पहले कोई चोट हो या नहीं। दूसरी बात ये है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि इट इन्वॉल्व द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यदि खिलाड़ी को किसी तरह की मान लीजिए चोट लग गई है तो सबसे पहले तो ये है कि उसके चोट के लक्षण को हमें पता करना है, डायग्नोज करना है और उसका हमने ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना है। सो this secondary prevention involves the early diagnosis and treatment and that should be acquired once the injury has occurred. जैसे ही चोट लगती है हम उसके लक्षण को और उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। The goal of obtaining early diagnosis, और इसका जो हमारा मेन मकसद होता है जस्ट टू ऑब्टेन दिस डायग्नोसिस या उस चोट के लक्षण का पता करने का कि दैट वी हैव टू इंश्योर दैट द इंजरी इज रिसीविंग प्रॉपर केयर। हम उस चोट का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं और रिकवरिंग करेक्टली, और हम एक सही दिशा में खिलाड़ी की जो भी चोट है उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सो देयरफॉर लिमिटिंग द कंसर्न ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम, सो आगे जाके वो किसी और तरह की जो है मेडिकल प्रॉब्लम को कम से कम करता है और वो देयर विल नॉट बी एनी कंसर्न रिगार्डिंग एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है? इट इज solely focused on rehabilitation. Tertiary prevention is solely focused on rehabilitation just to reduce and correct the existing disability. जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ट्रॉमा के कारण है, चाहे वो ओवर यूज के कारण है या किसी कारण है, तो उसको क्या है कि हमने रिहेबिलिटेशन के ऊपर ये सारा इसका जो है हमारे ऊपर रिहेबिलिटेशन के ऊपर इसकी सारी जो है प्रक्रिया डिपेंड करती है। और सपोज यदि एंकल इंजरी हो गई किसी खिलाड़ी को, सो एंकल इंजरी कंसिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सरसाइजेस टू एक्वायर स्ट्रेंथ, मोबिलिटी बैक एज वेल एज वियरिंग एंकल ब्रेस व्हाइल ग्रेजुअल। मतलब ये है कि यदि किसी की चोट आगे बढ़ गई, यदि हमने सही ढंग से प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं किया, सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं किया या कोई और सीरियस इंजरीज हो गई, सो उसको हमने वापस खिलाड़ी को उसके पहले वाली स्थिति में लाने के लिए एक जो प्रॉपर रिहैब का प्रोग्राम है उसमें प्रोप्रियोसेप्शन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और उसके साथ साथ उस ज्वाइंट को हमने प्रॉपरली सपोर्ट देना है जैसे जैसे हम स्पोर्ट्स में वापस आते हैं, या वापस आने तक भी हम उस पार्ट को प्रॉपर सब केयर करते हैं और उसको हमने सपोर्ट देना है। सो सीजन एनालिसिस इज now come to the season analysis. It is most essential to participate in warm up, stretching and exercises that focus on main muscle group. जो मेन मसल ग्रुप हैं हमने
उस जो वार्म अप है और स्ट्रेचिंग है, इस पे हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है टू डिक्रीज मसल क्रैम्प एंड टॉर्न मसल्स एज वेल एज स्ट्रेस फ्रैक्चर. Season analysis is beneficial reviews for preventing player sports injuries and to identify the risk before they occur. So season analysis का जो मेन काम होता है, इसमें हमने खिलाड़ी की जो चोट है किसी तरह की, सो उसको हमने रिव्यू करना है. सीजन एनालिसिस इज बेनिफिशियल रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिंग प्लेयर. कोई भी खिलाड़ी की जो चोट पहले की जो इंजरी है उसको रिव्यू करना है, और जस्ट टू आइडेंटिफाई द रिस्क बिफोर दे अकर बाय रिव्यूइंग, और आगे वो ना हो उसको भी रिव्यू करने के लिए हमने तमाम तरह के जो ट्रेनिंग मेथड हैं या जो भी कंपटीशन शेड्यूल है या कोई भी पास्ट इंजरीज हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पे, यदि किसी खिलाड़ी को स्ट्रेस फ्रैक्चर, किसी खिलाड़ी को मान लीजिए कि जो है स्पेशली नॉर्मली एंड जनरली आपने देखा होगा, जो हम हार्ड सरफेस पे ट्रेनिंग करते हैं या हम मोर देन कैपेसिटी यदि हम कोई रनिंग एक्टिविटी करते हैं ऑन हार्ड सरफेस पे, सो देयर इज ए जो हेयर लाइन फ्रैक्चर इन द टिबिया, और जिसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर करते हैं या सिन पेन बोलते हैं जो है. सो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा जो ये सीजन एनालिसिस है, इस सीजन एनालिसिस में मान लीजिए यदि किसी खिलाड़ी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो साइमल्टेनियस इंक्रीज इन रनिंग फ्रॉम सॉफ्ट, तो हमें सीधे उसको हार्ड सरफेस पे नहीं दौड़ाना है या खिलाड़ी को नहीं दौड़ना चाहिए. सबसे पहले वो जो लाइट एक्टिविटी स्टार्ट करे, और लाइट एक्टिविटी वो सॉफ्ट सरफेस पे स्टार्ट करना चाहिए उसको जो है, और धीरे 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 ही or she must progress on hard surface. Now come to the pre-season analysis. Pre-season analysis is the highest injury rate during practice compared to in season or post season. आप सबको पता है कि इन सीजन और पोस्ट सीजन में सबसे जो ज्यादा इंजरी होती है वो प्रैक्टिस के दौरान होती है. खिलाड़ी को सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इंजरी रेट है ड्यूरिंग प्रैक्टिस कंपेयर टू इन सीजन और पोस्ट सीजन. सो फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके लिए क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन प्रॉपरली इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क ऑफ इंजरी. इंजरी और प्रॉब्लमेटिक न हो जाए, इसके लिए खिलाड़ी का प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, एंड उसका प्रॉपर डायग्नोज करना चाहिए, और जो भी ऑनसेट ऑफ पॉसिबल इंजरी है उसको हमने जो है रूल आउट करना है. देन टेस्ट, इसमें 3 जो है टेस्ट हैं: टेस्टिंग मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट, टेस्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, एंड स्ट्रेंथ, पावर एंड ब्रीदिंग पैटर्न्स. ये 3 ऐसी चीजें हैं जो प्री सीजन एनालिसिस में खिलाड़ी को एक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना चाहिए, जिससे कि उसकी पॉसिबल जो इंजरीज है उसका पता लगे. सो टेस्टिंग मोबिलिटी ऑफ जॉइंट में एंकल सपोर्ट, एंकल, रिस्ट एंड हिप, एंड टेस्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट में आपको नी एंड नेक, एंड स्ट्रेंथ, पावर, मसल एंड ब्रीदिंग. सो यदि आपको कुछ लोगों को यदि मोबिलिटी के बारे में यदि थोड़ा सा जो है कोई डाउट है, तो मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव द जॉइंट फ्रीली. मोबिलिटी का मतलब होता है जस्ट एबिलिटी टू मूव द जॉइंट फ्रीली, एंड स्टेबिलिटी का मतलब होता है टू मेंटेन और कंट्रोल जॉइंट मूवमेंट और पोजीशन, टू कंट्रोल और टू मेंटेन जॉइंट मूवमेंट और पोजीशन. सो टेस्टिंग और स्टेबिलिटी, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो खिलाड़ी का फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसकी पॉसिबल जो इंजरीज है उसका कम से कम जो है आगे वो पॉसिबल इंजरी नहीं हो, और वो आगे मतलब किस तरह से उससे एक्टिविटी कराना है, ये चीजें जो है उससे हम पता लगा सकते हैं, और वो इसका एक स्क्रीनिंग हो जाती है. स्ट्रेंथ, पावर, मसल और ब्रीदिंग पैटर्न, ये भी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण. खिलाड़ी का स्ट्रेंथ टेस्ट होना चाहिए, पावर, मसल पावर और ब्रीदिंग पैटर्न देखना चाहिए. इसके लिए प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट है. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग इज टू क्लियर द एथलीट पार्टिसिपेशन, जो अभी मैंने बात आपसे
आपको ये बात बताई थी कि जो इस स्क्रीनिंग का जो मेन मतलब क्या है कि खिलाड़ी का जो पार्टिसिपेशन है वो वेरीफाई करना है कि उसको कोई तरह की चोट नहीं है और कोई किसी तरह की उसको बीमारी नहीं है। इन सारे टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि वो हमारा खिलाड़ी इंजरी फ्री है और उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए तमाम और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर या ग्लाइकोजन लेवल टेस्ट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन। ये बहुत ही मतलब नेशनल कैंप्स के प्लेयर्स के लिए और इन जनरल यदि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल टेस्ट हैं, एग्जामिनेशंस हैं, तो वहाँ पे ये टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो खिलाड़ी की जो जांच में और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में ये बहुत ही इनका योगदान है। समटाइम्स आपने देखा होगा आयरन डिफिशियंसी स्पेशली हीमोग्लोबिन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप सबको पता है कि आयरन डिफिशियंसी in female compared to male is due to loss of iron. मतलब फीमेल एथलीट में मेल एथलीट की तुलना में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। उसका कारण क्या है? एक तो इनएडिक्वेट आयरन डाइट के कारण भी हो सकती है, और इनएडिक्वेट आयरन डाइट के साथ साथ जो एक मेंस्ट्रुएशन की साइकिल उनकी होती है, उनके कारण जो है ये हीमोग्लोबिन कम होता है और दैट रिजल्ट इन जनरल फटीग एंड वीकनेस। और इसके कारण जो एथलीट है, स्पेशली फीमेल एथलीट है, उसमें एक जनरलाइज्ड फटीग, एक थकान सी महसूस होती है और वो थोड़ी सी उस बॉडीली वीकनेस महसूस होती है, जिसके कारण वो एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती और वो उसका असर उसकी परफॉर्मेंस पे भी, यदि प्रॉपर हीमोग्लोबिन उसका नहीं है। सो फंक्शनल मूवमेंट screening is an assessment used to evaluate movement pattern and symmetry. So both mobility and stability, जो अभी मैंने आपको बताया कि मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के साथ साथ वीकनेस, इम्बैलेंसेस, जो मसल इम्बैलेंस है, आपको सब पता है कि मसल इम्बैलेंस जो होता है वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की जो इक्वलिटी होती है। सपोज यदि कोई मसल बहुत स्ट्रांग है या मसल स्टिफ है या मसल वीक है, तो प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो सच प्रॉब्लम अराइजेज एंड दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस। मतलब जो इक्वलिटी है बिटवीन एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट में वो होनी चाहिए, तभी प्रॉपर बैलेंस होगा, नहीं तो देयर विल बी, यदि हार्ड है मसल या मसल जो है वीक है या स्टिफ है, तो ये जो है मस्कुलर इम्बैलेंस हो सकता है। इसके लिए हमें फंक्शनल स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। देन देयर आर 7 टेस्ट जो फंक्शनल जो मूवमेंट स्क्रीनिंग में, ये 7 ऐसे टेस्ट हैं जो टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं, और ये 7 जो टेस्ट हैं, डीप स्क्वाट, हर्डल स्टेप, लंज, शोल्डर मोबिलिटी, एक्टिव स्ट्रेट लेग रेज, ट्रंक स्टेबिलिटी, पुशअप्स एंड रोटरी स्टेबिलिटी। ये 7 ऐसे टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं जो है खिलाड़ी के फंक्शनल मूवमेंट को स्क्रीन करने के लिए। जो है ये 7 ऐसे टेस्ट हैं जो खिलाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट खिलाड़ी की प्रॉपर केयर और आगे किसी तरह की जो एक्टिविटी के दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसको कम करने में सहायक होते हैं, और ये इससे प्रॉपर उसकी जो है स्क्रीनिंग हो जाती है, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और वीकनेस की। इसमें एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, रोटरी स्टेबिलिटी क्या होती है। रोटरी स्टेबिलिटी आप सबको पता है कि इट इज दिस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल रोटेशनल मूवमेंट। यू कैन से जैसे कि थ्रोइंग इवेंट है, स्ट्राइकिंग है, किकिंग है, स्प्रिंटिंग है। सो ये मूवमेंट हमने जो है, इस तरह के मूवमेंट को हम रोटरी स्टेबिलिटी बोलते हैं। इसमें जो हम क्या करते हैं कि जो इसका जो मेन जो इस टेस्ट का मकसद होता है, जस्ट टू एबिलिटी टू कंट्रोल द रोटेशनल फोर्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज। नाउ कम टू द वार्म अप, या जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वार्म अप ही खिलाड़ी की इंजरी को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है, और दिस इज
one of the most important factor. Warm up prepares the body for exercise. The type of exercise to be performed determine the type of warm up. मतलब जिस तरह का आप एक्सरसाइज करते हैं वो जो है उस तरह के मतलब हमने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप करना है. द मोस्ट इफेक्टिव वार्म अप कंसिस्ट ऑफ बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज. दो तरह के वार्म अप होते हैं, जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है जो हमारे इवेंट या स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली होता है. जनरल एक्सरसाइजेज इंक्लूड स्ट्रेचेज एंड मूवमेंट. आप सबको पता है, यू ऑल आर स्पोर्ट्स पर्सन, आप सबको ये पता है कि जो जनरल एक्सरसाइज होती है उसमें स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स होते हैं अप्रोप्रिएट फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटी अबाउट टू बी अंडरटेकन. देन सी इन दिस पिक्चर ग्रुप ऑफ whole team is doing the proper warm up in sports like football. So warm up is one of the most important factor to prevent injury. Then stretching. Principle of stretching, you all know that warm up prior to stretching. Stretch gently and slowly. Stretch to the point of tension. मतलब जहां तक पेन फ्री मूवमेंट होना. स्ट्रेच टू द पॉइंट ऑफ टेंशन, जहां तक आपको कंफर्टेबल टॉलरेबल जो है स्ट्रेच होता है उसको हम जो है स्ट्रेच टू द पॉइंट ऑफ टेंशन बोलते हैं. देन these are the some exercises of stretching. General exercises of stretching exercises who they carry out, and such exercises are performed before training. Static exercises. Static exercises or you can say static stretching. The stretch position is assumed slowly. धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, gently and held for 30 to 60 seconds maximally. The athlete should not experience any discomfort in, मतलब जब भी आप कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हों आपको किसी तरह की कोई असुविधा या कोई किसी तरह की तकलीफ या कोई पेन, मतलब पेन फ्री स्ट्रेचिंग इज टू बी कैरी आउट. एज द पोजीशन इज हेल्ड, जैसे आप स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं, द टेंशन फ्रॉम द स्ट्रेच बिकम स्ट्रॉन्ग enough to initiate the inverse myotic stretch reflex with subsequent muscle relaxation. The muscle can be stretched at a little further. यदि हम और जरूरत से ज्यादा मसल को स्ट्रेच करते हैं beyond pain threshold, you can say, दर्द के अगेंस्ट यदि हम जो है मसल को स्ट्रेच करते हैं, again without the muscle can be stretched a little further again without discomfort. मतलब हम बिना डिस्कम्फर्ट के भी फर्दर स्ट्रेच कर सकते हैं मसल को जो है, बट हम पेन थ्रेशोल्ड का ध्यान हमें रखना है. स्टैटिक स्ट्रेचिंग, दिस इज द सिंपल स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर ट्रेपेजियस, हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन, क्वाड्रिसेप्स. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, पिक्चर भी थोड़ा सा कुछ धुंधला सा ही है. समझ आ रहा है सर. Now see this same as the simple stretching. Continue. Static stretching of the hamstring. You all know, and everyone you perform before your training starts. Then ballistic stretching is commonly and generally used in sports like gymnastics. Ballistic stretching is generally used in sports like gymnastics. The muscle is stretched to near its limit. जहाँ तक खिलाड़ी को पेन नहीं होता है वहां तक वो स्ट्रेच करता है. Then stretch further with a bouncing movement. उसके बाद थोड़ा सा एक मूवमेंट
के साथ वो स्ट्रेच करता है, एंड दिस इज कॉल्ड बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। इस बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग का डिसएडवांटेज ये है कि दिस स्ट्रेच इज दैट क्विक बाउंसिंग काज स्ट्रांग रिफ्लेक्स मसल, इसमें अचानक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए इसमें चांसेस ऑफ इंजरीज भी हो सकती हैं। दिस टेक्निक इज नॉट कॉमनली यूज, ये जनरली कॉमनली यूज नहीं होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये स्पोर्ट्स लाइक जिम्नास्टिक, बैले, डांस लाइक दिस, क्योंकि इसमें जो इंक्रीज टेंशन जो होती है वो इंजरी को बढ़ावा दे सकती है। Then come to the picture of this ballistic exercises, stretching exercises, in which अब एक पॉइंट ऑफ टेंशन के बाद खिलाड़ी को एक मूवमेंट के साथ वो स्ट्रेच करता है, जिसको हम बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। देन PNF स्ट्रेचिंग, proprioceptive neuromuscular facilitation, and such exercises are supervised by an expert physiotherapist or whosoever. So these exercises are very good exercises if they are supervised with some expert, but if it is unsupervised, यदि आप किसी के निगरानी में ये एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो आपको इंजरी के चांस हो सकते हैं, और इसमें इंजरी के चांस होते हैं। स्लाइड को ऊपर बढ़ाओ सर। ओके सर। PNF स्ट्रेचिंग में इट में प्रोड्यूस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हम खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी को, क्योंकि इसमें होता क्या है, देयर इज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स का मींस कॉन्ट्रैक्ट एंड hold and relax, you can say. It is performed by alternating contraction and relaxation. We perform the exercises alternating contraction and relaxation of both agonist and antagonist. इसमें hold and relax technique is normally and generally used to increase the flexibility of the muscle. It may produce greater flexibility and again than other, मतलब जो भी इसके पहले हम जो स्टैटिक या बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उससे इस तरह की टेक्निक जो ये PNF टेक्निक है, इसके द्वारा यदि हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम खिलाड़ी हम मतलब खुद की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी काफी बेटर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है बिना सुपरविजन के हमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जो है सुपरविजन में हमने जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। इसका मेजर डिसएडवांटेज यही है कि देयर इज ए टेंडेंसी टू ओवर स्ट्रेच। इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में एक टेंडेंसी ये होती है, जो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कि इसमें मसल जो है समटाइम्स में ओवर स्ट्रेच, और यदि ओवर स्ट्रेच हो जाएगा तो देयर विल बी ए माइक्रो ट्रॉमा इनसाइड द मसल्स, और वो माइक्रो ट्रॉमा एक नई तरह की प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है, और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा खिलाड़ी के लिए। सो इट शुड बी आइडियली परफॉर्म्ड विद ए पार्टनर who is aware of a potential danger of this technique. यदि ये उस जो है पार्टनर के साथ इसको हम कर सकते हैं जिसको ये पता है कि इस एक्सरसाइज के क्या नुकसान या क्या खतरा है। दूसरी बात ये, क्रॉस ट्रेनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर to prevent injury. Cross training is a very very important factor for preventing injury. PNF पे डायग्राम नहीं दिखा सर। It may be beneficial to reduce the amount of weight bearing. इस क्रॉस ट्रेनिंग में यही सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइज को कम कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग है, जो है अपना स्विमिंग एक्टिविटीज है। ये क्रॉस ट्रेनिंग में इससे हम इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार इस तरह की एक्टिविटी को हम जो है मतलब करें तो उससे क्या होगा कि हम कम से कम इंजरी को कम कर सकते हैं। सो इट इनेबल द एथलीट टू मेंटेन एरोबिक फिटनेस व्हाइल रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन वेट बेयरिंग जॉइंट मसल एंड टेंडन। जो अभी मैं बात कर रहा था कि ये भी एक एरोबिक फिटनेस एक्सरसाइज है जो कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स की स्ट्रेस को, मसल और टेंडन को कम करती है। These alternative workout can mirror the athlete usual training, interval training, aerobic and aerobic। जो भी खिलाड़ी इंटरवल ट्रेनिंग करता है
उसमें देयर इज ए रेस्ट इन बिटवीन द एक्टिविटी, और उसके कारण क्या होता है कि हमें इंजरी, अपनी इंजरी को कम से कम कर सकते हैं. रनर्स में विश टू इंट्रोड्यूस 1 or 2 सेशन पर वीक ऑफ एक्टिविटीज सच एज, जो रनिंग एक्टिविटी जो एथलीट करते हैं वो हफ्ते में 1 या 2 सेशन जो है ये साइकिलिंग की एक्टिविटी करते हैं. सो appropriate training specific to the sports in which you participate. आप जिस भी स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए. All elements of training should be directed towards improving. जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं उन सब का जो हमारा जो है लक्ष्य है या जो भी जो है डायरेक्शन है वो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का होता है. There is no advantage for a weightlifter to do large amount of endurance training, and similarly there is no advantage for an endurance athlete to spend any considerable training time on strength. मतलब मेरे कहने का ये है कि एक वेट लिफ्टर जो है उसको यदि हम एंडोरेंस ट्रेनिंग कराते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, और सिमिलरली एक एंडोरेंस एथलीट को यदि हम कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंसिडरेबल ट्रेनिंग टाइम उसको हम देते हैं तो उसका कोई, इसलिए ये एक तरह से इंजरी को बढ़ावा देगा, और इसके लिए हमें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं उसका सबसे जो मेन मकसद है वो है परफॉर्मेंस को बढ़ाना. सो हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना है जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं हो, और वो उसका कोई यदि कोई किसी तरह का डिसएडवांटेज है तो हमने उसको नहीं करना. दूसरी बात ये है कि साइकोलॉजिकल रिकवरी, मानसिक रूप से खिलाड़ी को जो है मतलब कि जो है फिट रखना बहुत जरूरी है. Insufficient recovery between training session can lead to increase in resting heart rate. Insufficient recovery मतलब प्रॉपर यदि खिलाड़ी की रिकवरी नहीं है ट्रेनिंग सेशन के बीच में तो वो क्या कर सकता है कि जो है that lead to increase जो उसका resting heart rate या poor appetite, muscle tiredness, inability to sleep. So ये चीजें हैं जो कि खिलाड़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. न तो वो खिलाड़ी का हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उसकी एपिटाइट कम हो जाती है, मसल टायर्ड हो जाता है, और उसको कभी कभी प्रॉपर स्लीप नहीं होती है. सो इनसफिशिएंट रिकवरी बिटवीन ट्रेनिंग सेशन ये इस तरह की समस्या को पैदा करती है, और इसके लिए मसाज, रिलैक्सेशन, बाथ्स एंड ब्रीदिंग टेक्निक में हेल्प. समटाइम्स एक्सरसाइज विद म्यूजिक इज आल्सो हेल्पफुल टू रिड्यूस द recovery, to increase the recovery. So adequate recovery, rest and recovery is an essential for training and preventing injury. खिलाड़ी की यदि रिकवरी नहीं है तो खिलाड़ी की ट्रेनिंग नहीं होगी, खिलाड़ी की ट्रेनिंग नहीं होगी तो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा और वो अपने ट्रेनिंग गोल को अचीव नहीं करेगा. सो रेस्ट एंड रिकवरी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग to prevent injury. Inadequate recovery decreases performance with associated symptoms like tiredness and lethargy. यदि खिलाड़ी की रिकवरी नहीं है तो वो कहेगा कि मसल पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, टेंडन में दर्द है, जनरल वो कहेगा कि शरीर टूट रहा है. इस तरह की प्रॉब्लम को जो है खिलाड़ी एड्रेस करता है. इसका मतलब कि व्हाट एवर द ट्रेनिंग लोड, वो जो भी पिछले दिन जो भी ट्रेनिंग किया है उससे ही और सी इज नॉट रिकवर्ड फुल्ली. सो रिकवरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. मतलब खिलाड़ी की ट्रेनिंग जितनी जरूरी है खिलाड़ी की रिकवरी भी उतनी जरूरी है. सो इसके लिए ऑलवेज मॉनिटर योर हार्ट रेट, ऑलवेज मॉनिटर योर हार्ट रेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड रेस्टिंग पीरियड for better understanding of training load and recovery process. मतलब सोते समय और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते समय यदि खिलाड़ी रेस्टिंग पीरियड में या एक्टिविटी के दौरान यदि हम खिलाड़ी के हार्ट रेट को करें तो इससे हमें खिलाड़ी की ट्रेनिंग लोड का पता चलता है और खिलाड़ी की रिकवरी हुई है कि नहीं हुई है. क्योंकि आप सबको पता है कि स्पोर्ट्स में आप सभी लोग एक
पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर जो है ट्रेनिंग करते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं SAID प्रिंसिपल, स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। मतलब इसका ये है कि सर्टेन एक्सरसाइजेज आर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, सर्टेन एक्सरसाइजेज आर, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, सर्टेन एक्सरसाइजेज जो भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करते हैं, टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोड्यूसेस एडाप्टेशन स्पेसिफिक टू द एक्टिविटी परफॉर्म। मतलब जो भी, जैसे आप रनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, स्विमिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक हम जो भी आप जिस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हो, आप एक किसी प्रिंसिपल के आधार पे ट्रेनिंग करते हैं, और नॉर्मली एंड जनरली SAID प्रिंसिपल, स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, इस प्रिंसिपल पे मैक्सिमम जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी परफॉर्म कोचिंग या ट्रेनिंग होती है। और इसमें आपको मैंने अभी बताया कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, सर्टेन एक्सरसाइजेज आर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, दे प्रोड्यूस एडाप्टेशन, स्पेसिफिक, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं स्पेसिफिक टू द एक्टिविटी परफॉर्म। मतलब मेरे कहने का ये है कि खिलाड़ी की यदि एडाप्टेशन नहीं होगी तो परफॉर्मेंस नहीं होगी, और उस एडाप्टेशन के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी के लिए हमें प्रॉपरली फुल्ली जो भी हम ट्रेनिंग लोड ले रहे हैं उसमें हमारी रिकवरी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात है लिसन टू योर बॉडी। कभी कभी खिलाड़ी क्या करता है, बहुत ही जो है अपना थोड़ा सा अच्छे मूड में होता है या बड़ा एलिवेटेड मूड में होता है, सो वो अपने ध्यान नहीं देता है अपने शरीर पर, और कहते हैं ना, गेट रिड ऑफ नो पेन नो गेन, नो पेन गो गेन, पुशिंग योरसेल्फ टू ए पॉइंट ऑफ पेन इन योर वर्कआउट कैन हैव। यदि आपको आपका शरीर आपको अलाउ नहीं करना है और आप जबरदस्ती जो है एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहे हैं, सो इसका नुकसान हो सकता है, देयर विल बी ए डैमेजिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सो लिसन योर बॉडी। आप खिलाड़ी को पता लगेगा कि वो क्या एक्टिविटी आगे कितनी और किस ढंग से आगे कंटिन्यू करे। सो गेट रीड ऑफ नो पेन गो गेन, पुशिंग योरसेल्फ to a point of pain in your workout can have damaging effects, और इसके नुकसानदेह प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी बात है टेक योर टाइम, डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड टू फास्ट, डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड टू फास्ट। अपने आप को बहुत ज्यादा और बहुत तेज और बहुत ही सख्त रूप से जो है नहीं अपने आप को, बॉडी को पुश करना है। गेटिंग इन शेप और लर्निंग इन, चाहे वो आप नया स्पोर्ट्स कर रहे हो या अपने बॉडी को अपने स्पोर्ट्स के मुताबिक यदि उसको आप शेप दे रहे हो, सो बहुत ज्यादा टू हार्ड या बहुत तेज बहुत फास्ट, इस तरह की चीजें हमें अपने बॉडी को मतलब नहीं जो है उसको पुश नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो एक तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रेनिंग लेवल टू एडजस्ट स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो भी हम ट्रेनिंग करें वो ट्रेनिंग सडनली नहीं करना चाहिए, जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए, और इट शुड नॉट बी, जैसे हमने पहले बताया, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। इट विल बी ग्रेजुअल मैनर एंड जिसके कारण जो है आपका शरीर जो है, आप जो भी स्ट्रेस दे रहे हैं अपने शरीर को वो उसको एडजस्ट कर ले। सो ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रेनिंग लेवल, जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको हमने धीरे धीरे बढ़ाना है, और उस ट्रेनिंग को हमारा बॉडी एडाप्ट कर लेता है। जो भी हम स्ट्रेस देते हैं, जैसे रनिंग यदि हमने करनी है तो रनिंग को हमने ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, नॉट सडनली कि आज 2 किलोमीटर के बजाय सीधे हम 10 किलोमीटर, या जो भी, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि रनिंग यदि एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो इंक्रीज माइलेज ग्रेजुअली, नॉट सडनली। देन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यू ऑल नो दैट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, they are the shield to protect your body, and इसके लिए जो भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, जो भी आप जिस भी स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, चाहे वो फेंसिंग है, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे वो हॉकी है, हो व्हाट एवर स्पोर्ट्स यू बिलोंग, और जिसमें हम जो है एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है अलाउड है पहनना, उसको हमें प्रॉपर
प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट हैं उसको जो है हमें यूज करना है, और दैट शुड बी अ प्रॉपर साइज एंड प्रॉपर फिटिंग, चाहे वो शूज हो, संदीप आ जाता अपनी फाइल ले ले वहाँ से। चाहे वो जो भी मतलब कि जो है एल्बो गार्ड है या जो है नी गार्ड है, शोल्डर पैड है, हाँ जो भी कल हम यूज अरे करते कितना हैं, अभी तो साला 12-13 इसका जो घंटा मेन उनसे जो छुट्टी नहीं कर पाए कल। एडवांटेज है वो इंजरी को वही हम प्रोटेक्ट लोग मैच करता है सुलेश कुमार और म्यूट इंजरी कर को लो। प्रिवेंट करता है। सो ये प्रोटेक्टिव डिस्कस बाद में कर लेना। इक्विपमेंट जो है वो खिलाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंजरी को कम करने में, और ये प्रॉपर फिटिंग के होने चाहिए, और दैट शुड बी कंफर्टेबल, एंड तो हमें ट्रेनिंग के दौरान या जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके दौरान जो है हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं ये इंजरी को मिनिमाइज करते हैं। ये हम प्रॉपर फिटिंग के शूज नहीं पहनते हैं, डैमेज शूज पहनते हैं जिसका सोल किसी तरह से एक साइड में घिसा हो या ऐसे हो, सो वो हमें एक तरह से जो है दैट पुश टू एन इंजरी, और खिलाड़ी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो हम स्पोर्ट्स में या जो भी जिस स्पोर्ट्स में यूज करते हैं उसको हमें प्रॉपरली और जनरली जो है ट्रेनिंग या जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके दौरान हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। These are the pictures which are used in sports activity as a protective equipment, चाहे वो नी गार्ड हो, चाहे एल्बो गार्ड हो, चाहे वो सिन गार्ड हो, माउथ टीथ गार्ड है, हेलमेट्स हैं, स्पोर्ट्स लाइक फेंसिंग का जो भी ड्रेस है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो खिलाड़ी की इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर टू मिनिमाइज द इंजरी रिस्क। वेयरिंग योर वर्कआउट, जो भी आप वर्कआउट करते हैं, जो भी आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा बीच बीच में बदलाव बहुत जरूरी है। अवॉइड ओवर यूजिंग एंड रिपीटिंग द सेम मसल मूवमेंट फ्रीक्वेंटली कैन लीड टू ओवर यूज एंड इंजरी लाइक सिन पेन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम वर्कआउट करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा चेंज जरूरी है। अवॉइड ओवर यूज नहीं करना चाहिए एक ही सेम ग्रुप ऑफ मसल के, और यार यू कैन से सेम मूवमेंट्स पैटर्न को, मतलब हमने थोड़ा सा रिपीट नहीं करना चाहिए मूवमेंट पैटर्न को जो लगातार एक ही चीज करी जा रहे हैं, तो दैट कैन लीड टू ओवर यूज, और इसके कारण एक समटाइम्स जैसे कि जो है सिन पेन लाइक या टेंडिनाइटिस जैसी समस्या खिलाड़ी को हो जाती है, एंड ये चीजें जो है दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर यूज। इसलिए हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को या पर्टिकुलर मूवमेंट्स को हमने बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, उसमें किसी थोड़ा सा बीच बीच में हमें बदलाव जरूरी है। सो अवॉइड ओवर यूजिंग टू मिनिमाइज सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स which are frequently which are frequently lead to overuse and injury like shin pain and tendinitis. So moving at your comfort level, जब भी खिलाड़ी कोई भी एक्टिविटी करता है, सो मूविंग एट योर कंफर्ट लेवल, ग्रेजुअली बिल्डिंग इंटेंसिटी। आपने ये नहीं कि तुरंत अचानक आपने जो है अपने जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया आपने, या उसके ड्यूरेशन को आपने बढ़ा दिया, या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। सो इट इज ओवर टाइम इज की टू प्रिवेंटिंग। ग्रेजुअली आपने इस चीज को बढ़ाना है, सडनली इंक्रीज नहीं करना है, एंड इट शुड बी अप टू योर कंफर्ट लेवल। मतलब मेरे कहने का ये कि अवॉइड पुशिंग योरसेल्फ टू हार्ड, मतलब आपने जोर जबरदस्ती नहीं करना अपने बॉडी के साथ। जो भी बॉडी जितनी मतलब कि जो है जो भी उसकी जो है पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन को और इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है टू अवॉइड एनी पुशिंग योरसेल्फ टू हार्ड। नो, हमने अपने बॉडी को अननेसेसरीली जो है नहीं पुश करना है। देन फ्यूलिंग योर बॉडी, जो भी हम अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम अपने
जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं स्पोर्ट्स में या जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम करते हैं, उसके लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, दैट शुड बी प्रॉपर। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और शरीर में जो भी फ्यूल है, जो भी जैसे कहते हैं ना कि ईंधन एक तरह से है जो है न्यूट्रिशन, सो हमें प्रॉपर हाइड्रेट करना है। हाइपोहाइड्रेशन करेंगे यदि शरीर में पानी की कमी होगी तो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर असर होगा। यदि हम अपने स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक जो डाइट नहीं लेते हैं या जो भी हम एनर्जी जो है खर्च करते हैं, मतलब एनर्जी आउटपुट एंड एनर्जी इनपुट, जो भी हम दोनों, क्योंकि एनर्जी इनपुट तो हम जो है डाइट जो भी लेते हैं अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड वो, लेकिन जो हम एक्टिविटी के दौरान जो हम एनर्जी जो खर्च करते हैं, दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो एनर्जी इनपुट, एनर्जी आउटपुट एंड प्रॉपर हाइड्रेशन मीन्स न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन आर very important for your body and to continue your activity without any discomfort. Then come see in this picture, you have to take such type of hydration as well as nutritional diet according to your sports activity. Whatever your are you vegetarian or non-vegetarian, according to your choice, it should be proper balanced diet to continue your activity. Because if you are not getting proper nutritious diet, then there will be a chances of fatigability, there will be a chances of injury. So you have to take proper nutritional diet as well as there should be a proper hydration in the form of water as well as energy drinks during physical activity. Number next, take time off. It is very important for an athlete. It is very important for athlete to take time off, means plan to have 1 day off per week and 1 month per year to allow the body to recover. मतलब मेरे कहने का ये है खिलाड़ी को ऐसा प्लान करना चाहिए कि वो हफ्ते में एक दिन अपनी एक्टिविटी को ऑफ रखे और साल में 1 महीने, जिससे कि उसकी बॉडी प्रॉपर रिकवर हो। एंड गेटिंग इन शेप, conditioning improves health, decrease risk of injury and prevent injury and increases performance. So according to your sports, according to your event, you have to condition your body properly just to improve your health as well as decrease the risk of injury. So proper conditioning is very important according to your sports specific event, and it prevents and decrease it prevent injuries and increase performance. So proper conditioning of an athlete is must to get in shape. So getting in shape, such type of activities you can see in this picture, just for a remind you. लास्ट वाली 2 स्लाइड दिखा दो सर वापस। Yes, 2 स्लाइड दिखा दो लास्ट वाली वापस। okay. एक और सर नेक्स्ट। So proper coaching is must. Qualified coaches should be trained to improve athlete skill and prevent injury. Proper coaching is must to prevent any kind of injuries as well as just to improve the athlete skill. And do not overdo it. Too much too soon. हमेशा खिलाड़ी को जल्दी मची होती है, वो हमेशा जल्दीबाजी में होता है अपना कुछ ज्यादा अच्छा करने के लिए, लेकिन do not overdo it means too much too soon is the main cause of injury. So it may develop frequency, duration. यदि खिलाड़ी अचानक अपनी ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, ड्यूरेशन बढ़ा दे, इंटेंसिटी बढ़ा देगा, तो it will be problematic for him. So too much too soon
the main cause of injury and it should not be suddenly increased. And what could happen, यदि हम इतनी सारी चीजें जो इसके पहले हमने इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए बताई, ये यदि हम चीजें नहीं करते हैं, then होगा क्या? What could happen if we try and decrease the risk in sports following these things may happen? पहला है इंजरी। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? खिलाड़ी को चोट लगेगी और वो मसल पुल हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रोकन बोन्स। देन इलनेसेस, सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। हार्ट अटैक, दिस इज द लास्ट स्लाइड प्लीज, जस्ट अ मिनट। इलनेसेस, हार्ट अटैक, शॉक एंड अस्थमा जैसी समस्या हो सकती है। और यदि ये खिलाड़ी प्रॉपरली इस तरह की चीजें फॉलो नहीं करता है, देन फाइटिंग विद अपोनेंट और रेफरी, वो कभी कभी अपने साथी या अपोनेंट के साथ वो लड़ने लगता है या रेफरी के साथ वो बहस करेगा या लड़ने लगा है। एंड द लास्ट थिंग, टेक होम मैसेज, प्ले सेफ, स्ट्रिक्ट टू रूल्स एंड फॉलो, play safe, stick to rules and follow and stop the activity। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक तो आपने प्ले सेफ, दूसरा स्टॉप द एक्टिविटी। यदि आपको कोई किसी तरह का पेन है तो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं करना है। सो लास्टली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.